हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे एक जो नया इनिशिएटिव चला रहे थे, उस कड़ी में था कि हम यूपीएससी या कि जो सिविल सर्विसेज यानी कि एप्टीट्यूड सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सी सैट, जिसे जीएस पेपर 2 भी कहा जाता है प्रीलिम्स का, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को कवर कर रहे थे। ठीक है, और हमने तय किया था कि 2014 से लेकर के 2023 तक के पेपर को कवर किया जाएगा। और इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 2020 के लास्ट वीडियो में। इसके पार्ट 2 आ चुके हैं पहले ही। तो खैर, इस सीरीज़ का काफ़ी बेनिफिट हो रहा है लोगों को, ये मुझे बताया जा रहा है और पहले से ज़्यादा लोग सीख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और जो जनरली लोगों को नहीं पता है सी सेट क्या होता है, तो सी सेट एक पेपर होता है जो प्रीलिम्स का पार्ट 2 होता है, जैसे कि मैंने बताया। और उसमें आपको 200 मार्क्स का होता है, उसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है जिसमें आपको 33% लाना होता है, जो कि इक्वल 66 मार्क के। यानी कि अगर आपने 27 क्वेश्चन कर लिए सही बिना किसी नेगेटिव मार्किंग और नेगेटिव क्वेश्चन के, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें तो कॉम्प्रिहेंशन एवरेज 28 क्वेश्चन हर साल आते हैं। जैसे 2019 में 30 तक क्वेश्चन है, तो आप इसको इग्नोर मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम टेकन तो सारे ही हैं। और ये एक ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब आपके सामने होता है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। और मैं ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद में आपको पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूँगी, जो कीवर्ड्स हैं और जो ट्रिक्स हैं उनके, ताकि आप और भी आसानी से वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर पाओ। तो इस चीज़ से जुड़े रहने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं इस सीरीज़ का, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो अब हम शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट पैसेज। और ये 2020 का लास्ट होगा और हम बहुत जल्दी कवर कर पाएंगे, 2023 तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं 27 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था कॉम्प्रहेंशन। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर किया जा रहा है, ताकि दोनों मीडियम वाले लोगों को हेल्प हो सके। और हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कॉम्प्रहेंशन के लिए। तो पैसेज को पढ़ने से पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शंस और रूल्स बताते हैं, जिसमें होता है, पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि जो यूपीएससी कहता है कि आपके जो सवाल के जवाब होंगे वो पैसेज पे ही आधारित होंगे केवल। ठीक है, जो पैसेज में लिखा है उस पे ही आधारित आपके जवाब होंगे। तो ये तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। सेकंड क्या है कि हमें हमेशा पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कहता है, उसका मतलब समझना है। यानी जैसे कीवर्ड्स हैं इनके, कि संदेश का क्या मतलब होता है, इसको समझना है। फिर हम जैसे स्विच करेंगे पैसेज पे। ठीक है, थर्ड आता है हमारा, जो भी कीवर्ड्स होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, जो ट्रिक्स इस्तेमाल होती हैं, फिर उसको यूज़ करना। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हमने पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो पैसेज के क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण करता है। इसका क्या मतलब है, संदेश। ठीक है, यानी कि मैसेज आपका क्या रहेगा। तो मैंने पहले की वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से कवर किया है। संदेश का मतलब है आपका मैसेज। मैसेज हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये इतना ध्यान रखना है कि नेगेटिव किसी हाल में बिल्कुल भी नहीं होगा संदेश अगर लिखा है तो। ठीक है, तो जहाँ पे नहीं है, ये है, वह है, ऐसे वाली वर्ड्स आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ अंदाज़ा आप लगा सकते हो। ये यही सारी जो है ना, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेते हो तभी आप ट्रिक्स पे स्विच करते हो, क्योंकि आप एक पैटर्न पकड़ लेते हो। खैर, अब इसमें सर्वोत्तम। तो सर्वोत्तम क्या है कि सबसे अच्छा वाला जो पैसेज क्या है, यानी कि क्रिटिकली आपको एनालाइज करना है, सब चीज़ें आपको क्लोज क्लोज दिखेंगी। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको मोस्ट कौन सा है, क्रिटिकल कौन सा मैसेज है, वो आपको चुनना है। यही बात आपको इंग्लिश में यहाँ लिखी होगी कि बेस्ट रिफ्लेक्ट जो कर रहा है क्रिटिकल मैसेज को, वो क्या है। ठीक है, मैसेज यानी कि नेगेटिव किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा।
और इनमें से बेस्ट ढूंढना है, ठीक है। और क्रिटिकल का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि आपको अब ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये सारे जो पैसेजेस हैं ये क्लोज होंगे एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा, तो आपको कन्फ्यूज़न करना होगा और उसमें से आपको बेस्ट चुनना होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन क्या कहता है। अब हम पैसेज को पढ़ते हैं कि क्या कहता है पैसेज। इसमें लिखा है कि स्पेनिश जहाज़ 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहली बार दक्षिण अमेरिका से आलू कंद यूरोप लाए, ठीक है। तो इन स्पेनिश जो है वो आलू लेकर के आए हैं अमेरिका से, ठीक है। जिससे कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में ये विशेषकर ठंडे आयरलैंड की वर्षा से तर भूमि में धान्य फसलों का विश्वसनीय तुरंत पूर्ति कर हो गया। यानी कि इसमें जब जो ठंडे प्रदेश हैं आयरलैंड, वहाँ पे जो धान की खेती होती है, धान की फसलें होती हैं, वहाँ पे पूर्तिकारक हो गया, ठीक है। आयरलैंड वासी जो है शीघ्र ही लगभग पूर्णतः प्रधान खाद्य के रूप में आलू पर निर्भर हो गए। ओके, एक धान्य का मतलब होता है आपको, धान नहीं होता, चावल की खेती नहीं होती है, ठीक है। मतलब होता है सीरियल क्रॉप्स, मतलब खाने पीने वाले पौधे के, ये खाने पीने वाले फसलों के रूप में। तो आयरलैंड वासी जो है शीघ्र ही लगभग पूर्णतः प्रधान खाद्य के रूप में आलू पर निर्भर हो गए, ठीक है। आयरन वाले आलू पे निर्भर हो गए और वे मुख्य रूप से उसकी एक बृहदकार किस्म लंपर आलू को उगाने लगे, ओके। जिसकी आनुवांशिक क्या भंगुरता को एक कवक जो है जिसका नाम है फाइटोफोथ्रो इन्फेस्टेंस ने आने वाले समय में निर्ममता से अनावृत कर दिया। यानी कि इस नाम का जो कवक था, ठीक है, उसने आलू के जो लंपर किस्म है उस पर अटैक किया और उसको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। फिर क्या हुआ था कि 1849 में इस घातक कवक के बीजाणुओं ने समूचे देश में फैलना आरंभ कर दिया और अपने पथ में आने वाले लगभग सभी लंपर को, यानी जो आलू की एक किस्म है, नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप हुए अकाल ने कई मिलियन लोगों को मार दिया या विस्थापित कर दिया। तो ये इसका परिणाम क्या प्रभाव है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बताया जा रहा है, आलू से संबंधित पैसेज है, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि स्पेनिश लोग अमेरिका से आलू लेकर के आए। अब वहाँ पे क्या है कि ठंडे प्रदेशों में इस्तेमाल यूरोप में होने लगा। वहाँ पे आयरलैंड जो है उनके लिए ये मुख्य खाद्य के रूप में इस्तेमाल हुआ आलू को। आलू की एक किस्म है लंपर, ठीक है, जिस पे लोग निर्भर थे काफ़ी। उसको एक जो कवक है फंगस है उसने प्रभावित किया और बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया, जिससे उसकी किस्में जो है लंपर किस्में जो है वो नष्ट होने लगी। और उसका प्रभाव या परिणाम ये निकला कि अकाल हुए, जिन्होंने लोगों को विस्थापन यानी कि जगह चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया, माइग्रेट होने के लिए मजबूर कर दिया और बहुत लोग भूखमरी से मर गए, ठीक। अब ये समझ में आ गया कि पैसेज क्या कह रहा है। अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस के हिसाब से आंसर क्या है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि किसी विदेशी पादप को किसी देश में समाविष्ट करने के लिए उस देश की भूमि और जलवायु दशाएं उपयुक्त होनी चाहिए। क्या जलवायु दशाओं के बारे में कोई बातचीत की गई है? हम अगर यूपीएससी के पहले जो रूल है उसके हिसाब से चले तो हमें सिर्फ वहाँ पे बताया गया कि आलू यहाँ से लेकर यहाँ आया गया है, ठीक है। वहाँ पे एक कवक है जिसने उनको प्रभावित किया है। तो क्या जलवायु और भूमि और दशाएं इनके बारे में पैसेज में कोई बात की गई है? वैसे तो नहीं की गई, लेकिन हम इसको लाइन में रखते हैं कि नेक्स्ट, क्योंकि हमें ढूंढना है सर्वोत्तम बेस्ट क्या है। नेक्स्ट है कि यही बात हम यहाँ पे इंग्लिश वाले पैसेज को भी साथ साथ ही सॉल्व कर लेते हैं कि फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी फॉरेन प्लांट इनटू अ कंट्री द सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द कंट्री शुड बी सूटेबल, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज कहता है कि नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट कहता है कि किसी देश के प्रधान खाद्य के रूप में आलू जैसी कंद वाली फसलें धान फसलों का स्थान नहीं ले सकती। तो क्या ऐसा है? अरे नहीं, पैसेज में तो है, उन्होंने ये गलत लिखा हुआ है। पैसेज में तो धान फसलों के रूप में लिया ही हुआ है स्थान, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सेम ऑप्शन बी जो है उसमें लिखा हुआ है कि एज अ स्टेपल फूड ऑफ अ कंट्री
ट्यूबर क्रॉप्स लाइक पोटैटो कैन नॉट रिप्लेस सीरियल क्रॉप्स। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। थर्ड जो आपका दिया हुआ है स्टेटमेंट कि पादपों के कुछ कवक संक्रमणों को बड़े क्षेत्रों में फैलाने से बाधित किया या रोका नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है, रोका जा सकता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया कैंसिल। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी है कि सम ऑफ द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ प्लांट्स कैन नॉट, स्टेम वर्ड है, कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और स्टॉप्ड फ्रॉम स्प्रेडिंग अक्रॉस लार्ज एरिया। तो ऐसा नहीं है। डी ऑप्शन जो कहता है कि किसी समांगी खाद्य स्रोत पर निर्भर होना वांछनीय नहीं है। क्या मतलब है इसका? ये वांछनीय नहीं है। यहाँ पे भी दिया गया है कि रिलाइंग ऑन अ होमोजेनस फूड सोर्स इज़ नॉट डिज़ायरेबल। तो ये आपको, तो बात तो ये सही कह रहा है कि आप रिलाई नहीं कर सकते हो किसी एक ही इस तरीके के फूड्स पे, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इसका परिणाम कि क्या हुआ था। परिणाम स्वरूप कि अकाल ने कई मिलियन लोगों को मार दिया और विस्थापन कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से आपको रिलाई नहीं करना है किसी होमोजेनस फूड पे, ठीक है, समांगी फूड पे। तो बात ये सही कह रहा है, ये नहीं लिखा है लेकिन नेगेटिव जो है पैसेज का अर्थ नहीं निकल रहा है। ये पैसेज ये स्टेटमेंट का अर्थ सही निकल रहा है, अकॉर्डिंग टू पैसेज निकल रहा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ठीक। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि किसी विदेशी पादप को किसी देश में समाविष्ट करने के लिए उस देश की भूमि और जलवायु दशाएं उपयुक्त होनी चाहिए। तो यानी कि क्लाइमेट और सॉइल जो है वो सूटेबल होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए, आपको लगेगा सही है, लेकिन इस बात का जो जिक्र है वो पैसेज में कहीं पे भी नहीं है। और किसी समांगी खाद्य स्रोत पर निर्भर होना वांछनीय है नहीं है, ठीक है। इस बात का जो जिक्र है ये यहाँ के लास्ट पैसेज में आपको मिल जाता है, ठीक है। ये प्रूफ करता है आपको। तो इस हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही जाता है। इस हिसाब से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, रिलाइंग ऑन द होमोजेनस फूड सोर्स इज नॉट डिज़ायरेबल, ये हमारा सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये है पैसेज 2, ठीक है, और इसका क्वेश्चन है 42। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निहित अर्थ क्या है पैसेज में, ठीक है, व्यवहारिक क्या है उसमें, प्रैक्टिकल क्या है उसमें, तर्क संगत यानी कि लॉजिकल क्या है, और उस लॉजिक में भी सबसे ज़्यादा लॉजिकल क्या है। यानी कि हमारा मेन चीज़ है, हम ऐसे ही उल्टा पीछे चलते जाएंगे आंसर को निकालने के लिए, ये ज़्यादा ईजी होता है। तो निहित अर्थ क्या है, यानी कि क्रक्स क्या है निकालना होगा, ठीक है, मीनिंग क्या है इसके अंदर, पैसेज क्या कह रहा है। उसमें भी जो प्रैक्टिकल है पैसेज वो क्या है, यानी कि इमेजिनरी नहीं चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए आंसर आपका। और उस लॉजिक में भी सबसे ज़्यादा लॉजिकल क्या होगा, यही बात यहाँ इंग्लिश के पैसेज में भी लिखा हुआ है कि इम्प्लीकेशन चाहिए आपको, ठीक है। उसमें भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है, रैशनल होना चाहिए, यानी कि क्लोज होंगे ये सारे स्टेटमेंट एक दूसरे के, और मोस्ट रैशनल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं पैसेज को, और यहाँ पे सही आंसर को लगाना है ढूंढ करके, ठीक है। ये भी हम कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। तो फिर चलिए पैसेज को पढ़ते हैं कि पैसेज क्या कहता है। भारत सबसे तीव्र विकसित होने वाले वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से है, ठीक है, फिर भी यह विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का घर है, ओके, सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का घर है। ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ कुपोषण अपवाद नहीं अपितु समान है, मतलब ऐसे कई जगहें हैं जहाँ पे आप अपवाद एक्सेप्शन के रूप में नहीं है, वहाँ पे सारे लोग कुपोषित ही हैं जनरली। और सारे देश में हर वर्ष अपना 5वां जन्मदिन मनाने से पूर्व मरने वाला 1.3 मिलियन बच्चों में से लगभग आधे बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है, ओके। मतलब कि बहुत सारे बच्चे देश में हैं जो 5 साल तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है, और उनकी संख्या 1.3 मिलियन है, और उनमें से भी आधे जो हैं वो कुपोषण की वजह से मर जाते हैं। ओह, ये तो काफ़ी दुखद बात है। खैर ये पैसेज है और ये हकीकत भी है कहें। वे बच्चे जो जीवित रह जाते हैं अस्थायी रूप से उस क्षति से ग्रसित रहते हैं जो उनके शरीर में और मन में उपयुक्त खादों एवं पोषकों की पर्याप्त मात्रा में ना मिलने से हो चुकी होती है।
5 वर्ष से कम आयु के लगभग 44 मिलियन बच्चे अविकसित हैं। ओके, तो इन कुपोषण की वजह से उनके अंदर कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिससे वो पूरी तरीके से विकास नहीं कर पाते हैं, डेवलप नहीं हो पाते हैं। इससे उनको विद्यालयों में सीखने और व्यस्त होने पर जीविका कमाई में कठिनाई होती है। उनकी जीवनकालीन उपार्जन क्षमता उनके स्वास्थ्य क्षमताओं से लगभग 1/4 कम होती है। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, पूरे पैसेज का क्रक्स निकल के ये आ रहा है कि मेन मुद्दा जो है, ये जो पैसेज है वो कुपोषण पे बेस्ड है। कुपोषण जो बच्चों में है, उनसे होने वाले जो परिणाम हो रहे हैं, एक तो संख्या दिखाई गई है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण की वजह से मर जाते हैं। अगर जो बच जाते हैं वो अविकसित होते हैं, ठीक है। अविकसित होने के कारण उनको जो आगे का जीवन व्यापन करने में बहुत मुश्किल आती है। वो स्कूल्स में अच्छे से सीख नहीं पाते, उनमें प्रॉब्लम होती है। उनकी ब्रेन की कैपेसिटी अलग से तरीके से काम करती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है, मतलब बुद्धू रह जाते हैं। तो जीवन में, स्वास्थ्य में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये है कुल मिला करके। तो चलिए अब देखते हैं पैसेज के आधार पे क्या है ऑप्शन और क्या है उसका जवाब। तो हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र सरकार के द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए। तो क्या ऐसी बात कोई निकल के आ रही, क्योंकि हमें ये बात ध्यान में रखना है कि हमें प्रैक्टिकल जो है ना, प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने हैं। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है, यहाँ पे सोल्यूशंस नीचे लिखे हुए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है जिससे कुपोषण से बचा जा सके। ठीक। दूसरा लिखा हुआ है कि बालिकाओं को विवाह एवं प्रथम गर्भ विलंबित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ के साथ मैं इंग्लिश वाले ऑप्शंस भी बढ़ती चलती हूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इंडियाज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी मॉनिटर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। सेकेंड है कि गर्ल्स शुड बी इनकरेज टू डिले मैरिज एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी। ये इसको तो करना चाहिए, ये इससे इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जन्म के तुरंत बाद नवजात को स्तनपान कराने हेतु माताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी सही है। तो ये बात तो खैर समझ में आ ही गई होगी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है थर्ड में कि मदर्स शुड बी इनकरेज टू ब्रेस्ट फीडिंग देयर चिल्ड्रेन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ये तो बहुत ज़रूरी है, आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट है कि सभी के लिए सुरक्षित पेयजल और उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। तो हाँ, इससे भी आपको लाभ होगा। द सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटी टू ऑल शुड बी इंश्योर्ड। ठीक है, इससे भी बेनिफिट होगा। पांचवा लिखा हुआ है ऑथराइज्ड शुड इंश्योर द वैक्सीनेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। तो हाँ, ये भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सही है। तो खैर, अब हम लोग देखते हैं कि प्राधिकारियों को यथा निर्धारित टीकाकरण सुनिश्चित कराना चाहिए। तो क्या ये सही है कि नहीं। देखिए, इस ऑप्शन में आपको ये तीन जो हैं सही सही बिल्कुल सामने सामने लगेंगे कि हाँ, तीनों सही है और ये है भी सही। आपको कन्फ्यूज़न होगा यहाँ दो में। क्यों? कि एक तो यहाँ पे प्राधिकारियों को यथा निर्धारित टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, ये सही है और ये है गलत। क्यों? आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट जो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको केंद्र सरकार के द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए, ये सही होगा, पर ये सही नहीं है। क्यों और ये सही क्यों है पांचवा, ये मैं दोनों को बताती हूँ आपको। ये यहाँ तक आपको सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जो है मॉनिटर किया जाना चाहिए, बट केंद्र सरकार के द्वारा ये ज़रूरी नहीं है। हमें क्या आंसर निकालना है, प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कि गवर्नमेंट या ऑथराइज कोई ये निकाले मतलब सामाजिक वितरण प्रणाली स्टेट भी कर सकती है। ठीक है, मॉनिटर या कुछ और ऑथराइज्ड, जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि प्राधिकारियों द्वारा, ऑथराइज जो लोग हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पे किसी गवर्नमेंट की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे फोकस है आपको सोल्यूशन पे, जहाँ पे आपको केंद्र सरकार लिखा हुआ है। इस वजह से ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ पे आप स्टेट का भी है, हो सकता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने प्राधिकारी
ऑथोरिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है। इस तरीके से अगर यहाँ पे लाइन लिखी होती तो ये सही हो सकता था, पर वो नहीं है, इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाता है हमारा। तो हमारा आंसर हो जाता है बी, ठीक है, 1 कैंसिल होने के बाद। तो इस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि देखिए यहाँ पे भी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है कि आप मॉनिटर तो करो, लेकिन आपने यूनियन गवर्नमेंट क्यों स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ अथॉरिटीज़ है, यहाँ पे आप कोई वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा कैंसिल, ये हुआ प्रैक्टिकल आंसर, ठीक है, और रैशनल भी। तो आप देख रहे हो कि कितनी छोटी छोटी बारीकियों पे हम ध्यान दे करके वो गलत कैसे हो रहे हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत बेनिफिट कर सकता है आपको आगे के लिए। ये है हमारा पैसेज थर्ड, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि निष्कर्ष निकालिए, मतलब कि वही कि मायने क्या निकल रहा है, पूरा क्रक्स क्या हो रहा है, ये निकालना है। और सर्वाधिक तर्कसंगत हो, यानी कि जो मोस्ट रैशनल है, ठीक, वो क्या हो सकता है। यहाँ इंग्लिश में भी लिखा होगा, निष्कर्ष का मतलब होता है इनफ्रेंस, और रैशनल और मोस्ट रैशनल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टेटमेंट पैसेज को पढ़ते हैं। सॉरी। दलहन की प्रजाति पूसा अरहर 16, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के धान उगाने वाले क्षेत्रों को अंततः संपूर्ण भारत में उगाया जा सकने की संभावना है, ठीक है। तो ये एक पूसा है, वो दाल की किस्म है जो इन क्षेत्रों में जो भारत का वेस्ट जोन एरिया है, वहाँ के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भारत में उगाया जा सकता है, ठीक है। इसकी उत्पादकता लगभग 2000 किलोग्राम हेक्टेयर्स में है, ठीक है। उपलब्ध प्रजातियों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक होगी, और चूंकि इसके आकार में एक रूपता होगी, इसकी कटाई मशीनों से भी संभव होगी, एवं उत्तरी भारत के उन कृषकों जो आजकल इस तकनीक का प्रयोग धान के लिए करते हैं, ठीक है, जो धान के लिए प्रयोग करते हैं, एक आकर्षक विशेषता होगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है, क्या है महत्वपूर्ण, कि अरहर का पुआल, ठीक है, जो वेस्ट होता है, धान के पुआल के विपरीत हरा होता है, ओके, और इससे मृदा में वापस जोता जा सकता है, यानी कि उसको मृदा में ही मिक्स किया जा सकता है। धान के पुआल में परेशानी यह है कि सेल खड़ी की मात्रा अधिक होती है, जो आसानी से उनका अपघटन नहीं करती है। तो धान वाले में अपघटन में प्रॉब्लम होती है, जबकि दाल वाले में अपघटन आसानी से हो जाता है उनके पुआल का। अरहर में कंबाइन कटाई के बाद भी कृषक को बचे हुए पुआल को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए केवल रोटोवेटर चलाने की आवश्यकता होती है, जिन्हें वापस जोता जा सकता है और जो बहुत तेज़ी से अपघटित हो जाते हैं। यह कार्य धान के बचे हुए जो डंडालू के साथ कठिन है, जिन्हें आसानी से निकाला या वापस नहीं जोता जा सकता है। इसलिए कृषक साधारणतः इसे जलाने का आसान रास्ता चुनते हैं, ओके। तो इस पैसेज में जो कहा जा रहा है वो दाल की एक किस्म है, पूसा अरहर 16, ठीक है, उसको बाकी इंडिया के पार्ट में भी स्प्रेड करने की बात की जा रही है। क्यों, उसकी इम्पोर्टेंस और धान के बीच में ना इन्होंने कंपैरिजन बताया है, क्या है। तो जो ये पूसा है, उसको जो काटने के बाद जो बचता है वेस्ट, पुआल जिसको कहते हैं, जिसके कहते हैं यहाँ पे दिल्ली साइड पे पराली कहा जाता है, ठीक है। तो अक्सर आप न्यूज़ में सुनते भी होंगे ये बात कि प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है दिल्ली में, क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा की साइड पे हैं, खेतों से पराली को जलाया जा रहा है। तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि धान में जो है वो सिलिका अधिक होने की वजह से उनको अपघटित करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और यही जो है अरहर के साथ में उसका जो पुआल है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से अपघटित हो जाता है। तो वो उन्हीं खेतों में मिट्टियों में उसके पुआल को डाल करके साथ में ही ट्रैक्टर वगैरह से वो मिक्सअप कर देते हैं, और ये चीज़ आप धान के साथ नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम है, और इसलिए वो कृषक जो है, किसान जो है, वो आसान रास्ता चुनते हैं और उसको जला देते हैं, जिससे पोल्यूशन भी होता है, ओके। चलिए इसके आधार पे हम देखते हैं कि पैसेज के ऑप्शंस क्या बन सकते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है कि धान की तुलना में दलहन उगाने से कृषकों की आय अधिक होगी। आपको लग रहा होगा कि ये तो बात सही है, ठीक है,
यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि फार्मर्स इनकम विल बी हायर विथ पल्स कल्टीवेशन देन विथ पैडी कल्टीवेशन, पैडी यानी धान। तो ये रॉन्ग है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे धान की तुलना में कह रहा है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2000 किलोग्राम या हेक्टेयर्स में जो उपलब्ध प्रजातियों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक होगी क्या? उत्पादकता बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी, लेकिन किसके बारे में? जो प्रजाति, जो दाल की प्रजाति है उनमें, उनकी तुलना में, ठीक है, ना कि धान की तुलना में। तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी ये बात लिखी हुई है, मैं आपको दिखाती। इट्स यील्ड अबाउट 2000 kg a hectare will be signification greater than those of the existing varieties, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर आपको मिल जाता है, एग्जिस्टिंग वेराइटी, ना कि धान के से कंपेयर किया जा रहा है। ओके, फर्स्ट लिख भी दे रही हूँ ऑप्शन का, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि दलहन उगाना धान उगाने की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। हाँ, सही बात है। क्यों? ये कहाँ लिखा गया है? तो यहाँ पे अपघटन, धान का जो है वो अपघटन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो साधारण क्या करते हैं, इसे जला दिया जाता है, और आपका जो दाल का है पुआल जो है, पराली जो है, वो आसानी से अपघटित हो जाता है, जिसकी वजह से उनको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी आंसर सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी ये बात है कि पल्स कल्टीवेशन कॉज लेस पोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू द पैडी कल्टीवेशन। हाँ, सही बात है कैन नॉट बी ईजिली स्लेव्ड। तो फार्मर्स बिफोर देयरफॉर चूज द ईजिएस्ट ऑप्शन ऑफ सिंपली बर्निंग इट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि दाल के पुआल का प्रयोग मृदा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि उनको जलाया नहीं जाता है, उनको उनके साथ ही जो खेतों में रख करके उनको मिक्स कर दिया जाता है, और मिट्टी के साथ, जो उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो 3 भी हमारा सही है, यहाँ पे भी 3 सही हो जाएगा। पल्सेस स्ट्रेव कैन बी यूज टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी। जी। फोर्थ है कि उत्तरी भारत की जो कृषि के संदर्भ में धान के पुआल की कोई उपयोगिता नहीं है। तो ऐसा नहीं है जी, ये तो कैंसिल हो गया। मशीनीकृत खेती ठूठ जलाने का प्रमुख कारक है। तो मशीनीकृत खेती की वजह से नहीं, धान की खेती में जो है वो सिलिका मौजूद होती है उसके पराली में, इस वजह से उसको जलाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो कारण बनती है जलाने के लिए, सॉरी। तो हमारा 5 और 4 कैंसिल हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो निकलता है सी, 2 और 3। यहाँ पे भी आपको 2 और 3 आंसर होगा। यहाँ पर भी जो फोर्थ स्टेटमेंट में वो भी रीड कर देती हूँ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडियन एग्रीकल्चर पैडी स्ट्रेव हैज़ नो यूजफुलनेस, कैंसिल है। मशीनाइज्ड एग्रीकल्चर इज़ द मेन कॉज फॉर द टूबल बर्निंग, ठीक है। तो ये भी कैंसिल है, हमारा सी आंसर यहाँ हो जाता है 2 और 3। ओके, हमारा नेक्स्ट जो है पैसेज वो पैसेज है 4, और इसमें लिखा है कि पूर्व धारणा क्या है, ठीक है। पूर्व धारणा यानी कि आपको एज्यूम करना है, ठीक है, इमेजिन करना है कि क्या हो सकता है पैसेज के आधार पे दिए गए, ठीक है। तो यहाँ कल्पना करना है आपको, कल्पना कीजिए, ठीक। तो चलिए पैसेज को रीड करते हैं कि क्या कहता है पैसेज। तो पैसेज में है कि भारत में प्राधिकारी मानसून ऋतु में जलाशयों में अधिकतम जल संचयन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जब मानसून का टाइम होता है तो, ठीक है, जिसे गर्मी के महीनों में सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। मानसून ऋतु आने के समय जलाशय में जल को एक निश्चित स्तर से नीचे बनाए रखना एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार्य प्रथा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मानसून की वर्षा होती है तो अतिरिक्त वर्षा जल के संचयन के लिए जगह हो तथा जल को नियंत्रित रूप में छोड़ा भी जा सके, परंतु प्राधिकारी मानसून के समाप्त होने से पहले ही जलाशयों में अधिक से अधिक जल संचयन कर लेते हैं, जिससे अधिक विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई सुनिश्चित की जा सके।
तो पैसेज का मतलब है कि क्या करते हैं, तो जो भारत में अथॉरिटी है, तो वो मानसून जब ऋतु आती है, ठीक है, मानसून आता है, तब वो क्या करते हैं, जो डैम्स हैं उसमें पानी भर लेते हैं। क्यों? ताकि गर्मियों में इसका इस्तेमाल किया जा सके सिंचाई में और आपको बिजली के उत्पादन में। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार प्रथा है कि क्या करना होता है कि जैसे ही मानसून आता है, आपको डैम को एक स्थिति से ना नीचे रखना होता है, ताकि जब बारिश हो तो उसको भरा जा सके। और ना मानसून के समाप्त होने से पहले तक भी थोड़ी जगह छोड़नी होती है, ताकि बारिश अगर अतिरिक्त होती भी है या जाते जाते भी बारिश होती है, मतलब समाप्त होने से पहले तक, कि वो वहाँ पे स्टोर होने की जगह रह सके, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ना हो, या हमारे पास ज़्यादा पानी हो तो हम उसको बाहर छोड़ा भी जा सके। लेकिन भारत में क्या होता है कि यहाँ की अथॉरिटी मानसून के समाप्त होने से पहले ही पूरा जलाशय, पूरा जो डैम है, उन सबको पूरा भर लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को इकट्ठा कर लो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर पाएँ, विद्युत का उत्पादन कर पाएँ। ठीक है? तो इसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो नॉर्म्स है, ये उनका उल्लंघन करते हैं। करना चाहिए ऐसा, और ये कर रहे हैं थोड़ा अलग। तो चलिए देखते हैं कि पैसेज के ऑप्शंस क्या कहते हैं। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है स्टेटमेंट का, वो कहता है कि जलाशयों में अधिकतम जल संचयन में होने वाले भारी जोखिम जल शक्ति परियोजनाओं पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण होती है। तो हाँ, ये बात सही है कि हम इस चीज़ पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, जल शक्ति पे, तभी तो हम वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी है कि हाई रिस्क इन्वॉल्व इन होल्डिंग मैक्सिमम वाटर इन रिजर्वरी आर ड्यू टू आवर ओवर डिपेंडेंसी ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। सही है। दूसरा है हमारा स्टेटमेंट कि बांधों की संग्रहण क्षमता का मानसून ऋतुओं के पूर्व अथवा दौरान पूर्ण उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, नहीं किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स भी हैं कि नहीं किया जाना चाहिए। इससे स्थिति भयावह या बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। हम ज़्यादा पानी इकट्ठा करेंगे तो ओवरफ्लो, बांध का टूटना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम्स शुड नॉट बी फुल्ली यूज बिफोर और ड्यूरिंग मानसून सीजन। ठीक। और थर्ड है, रोल ऑफ डैम्स इन फ्लड कंट्रोल इज़ अंडर एस्टिमेटेड इन इंडिया। तो हाँ, ये भी सही बात है, क्योंकि उनसे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों की भूमिका को कम करके आंका गया है। हाँ, तभी तो वो फुल डैम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा पूर्णता से उपयोग कर रहे हैं कि फुल रख रहे हैं उसको, क्योंकि अगर वो पूरे भर जाएंगे तो हो सकता है खतरा कि उनसे ही बाढ़ उत्पन्न हो जाए। तो वहाँ कम करके आंका गया है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। ओके। और ये हमारा पैसेज 5। ठीक है। और ये आखिरी पैसेज है इसका। ठीक है। और इससे निर्धारित हैं 2 क्वेश्चन। ओके। तो क्वेश्चन क्या कहता है? पहला है कि सर्वाधिक तर्कसंगत और तार्किक निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष क्या है, क्या मतलब निकलता है इसका? तार्किक यानी लॉजिकल क्या है, रैशनल क्या है, यानी कि क्लोज स्टेटमेंट्स होंगे। तर्कसंगत यानी लॉजिकल क्या हो सकता है, और उसमें भी मोस्ट लॉजिकल क्या होगा। यही बात यहाँ पे लिखी होगी कि इनफेरेंस क्या होगा, ठीक है, उसमें लॉजिकल क्या होगा, ठीक है, रैशनल, उसमें मोस्ट रैशनल क्या होगा, ठीक है, वही मोस्ट रैशनल, मोस्ट लॉजिकल। चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। निष्कर्ष का मतलब ये है कि क्रक्स निकालना है, आपका मतलब क्या निकल रहा है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद अगर 2-3 लाइन में कहा जाए तो क्या उससे निकल रहा है, ठीक है। उसमें से भी जो मेन पॉइंट्स निकल रहे हैं वो कितने लॉजिकल हैं, वो नीचे मेन पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा तार्किक कौन सा है, लॉजिकल कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्वधारणा है, यानी कि आपको एज्यूम करना है, कल्पना करना है कि क्या हो सकता है। तो चलिए इसमें से पढ़ते हैं पैसेज को पहले। तो पैसेज कहता है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का स्वरूप अधिकतर सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ था, न कि जनता की आर्थिक प्राथमिकताओं से अथवा दीर्घकालिक विकास के उद्देश्यों से। ठीक है। तो ये जो आर्थिक समस्याएं हैं वो जो है सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ है। ठीक है। भारत में आर्थिक उदारीकरण का स्वरूप जो है, ओके, अंतः संकल्पना एवं रूपरेखा की सीमाएं थीं जो बाद में अनुभव से पुष्ट हुई। आर्थिक उदारीकरण के
प्रारंभ से रोज़गार विहीन वृद्धि सतत गरीबी और बढ़ती असमानताओं समस्याओं के रूप में उभरी है। और इन सभी वर्षों के बाद में चार मौन संकट अर्थव्यवस्था के प्रमुख खड़े हो गए हैं। कौन से? एक कृषि, अधोसंरचना, औद्योगिकरण, शिक्षा, जो देश के भावी परिदृश्य में बंधन कारक हैं। ठीक है, इनको जोड़ के रखने के लिए मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना है और इसे सार्थक विकास में रूपांतरित करना है तो इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। ओके, तो समस्याएं क्या क्या हैं? रोज़गार विहीनता, सतत गरीबी और बढ़ती असमानताएं समस्याओं के रूप में उभरी हैं। ठीक है, इसकी वजह से कुछ संकट उभरे हैं, जो 4 मौन संकट है बताए गए हैं। ठीक, जो कि कृषि है, शिक्षा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अधोसंरचना है। और ये जो समस्या है वो आर्थिक समस्या सरकार की समस्याओं से तय हुई है, ना कि जनता ने इसे चुना है। ओके, सरकार को इनका उपाय निकालना चाहिए। तो खैर चलिए आगे देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि विकास की तलाश में यह अनिवार्य है कि राज्य की आर्थिक भूमिकाओं पर पुनर्विचार किया जाए एवं पुनर्परिभाषित किया जाए। तो हाँ, सही बात है, ये तो ज़रूरत है ही। ये बात यहाँ भी की जा रही है। इट्स एसेंशियल टू रीथिंक एंड redefine the economy role of the state in the quest for development। ठीक है, तो ये बात सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि भारत ने अपने सामाजिक क्षेत्रों में ना तो नीतियों का प्रभावी निष्पादन किया, ठीक है, और ना ही इनमें पर्याप्त निवेश किया। तो ये भी बात सही है। अगर किया होता तो हमें गरीबी और इन सारी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता इस लेवल पे। तो ये भी सही है। यहाँ पे भी ये बात कही गई है कि India has not made effective implementation of the policies in social sector nor made sufficient investment in them। तो ये भी सही है, यानी कि हमारा आंसर जो है वो बोथ हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर लिखना था, यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बोथ हो जाएगा आंसर, और यहाँ पे भी ये चीज़ बोथ हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कल्पना करना है एजम्पशन। तो जो हमारे पास दिया गया स्टेटमेंट है वो थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा है, तो उसके आधार पे क्या निकलेगा? तो भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अत्यधिक समेकित करने की आवश्यकता है। अच्छा, ताकि रोजगार का बड़ी संख्या में सृजन किया जा सके तथा इनके वृद्धि संवेग को बनाए रखा जा सके। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि आर्थिक उदारीकरण से वृहद आर्थिक वृद्धि होगी, जिससे कि दीर्घकाल में गरीबी घटेगी और रोजगार का पर्याप्त सृजन होगा। अच्छा, वृहद आर्थिक वृद्धि होगी और गरीबी भी घटेगी, और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है रोज़गार का सृजन होगा। अरे कैसे होगा? ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। कैसे? यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था समेकन करने की ज़रूरत है, तो आपको अगर अर्थव्यवस्था में वृद्धि करनी है, ठीक है, आर्थिक वृद्धि करनी है, तो आपको जो दिया गया समस्या है, ठीक है, उन पर निराकरण करना होगा। और वो समस्याएं क्या थी? बेरोज़गार विहीनता, सतत विकास की गरीबी और असमानताओं को दूर करना, इनके जो 4 मौलिक संकट थे उनको दूर करना, ये प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ठीक है, तो इस हिसाब से ना तो हमारा एक सही है और ना ही हमारा दूसरा। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। एजम्पशन निकालना था, यानी कि एज्यूम करना था, इमेजिन करना था कि इंडियाज़ इकॉनमी नीड्स टू बी ग्रेटली, और ये क्या है ग्रेटली? एक एक्सट्रीम वर्ड है। integrated with global economy so as to create large number of jobs and to sustain its growth momentum। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। सेकंड है कि इकोनॉमी लिबरलाइजेशन would cause large economic growth which would reduce poverty and creates sufficient employment in the long run। ठीक है, तो लार्ज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब ये एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे स्टेटमेंट में, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि लास्ट स्टेटमेंट जो है, दीज प्रॉब्लम्स मस्ट बी रिजॉल्व इन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ टू बी सस्टेन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू मीनिंगफुल डेवलपमेंट। और वो क्या थी? आपका एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, ये 4 पिलर आपको किए गए थे।
और यहाँ दिया गया था कि जॉबलेस जो प्रॉब्लम्स है, ग्रोथ, परसिस्टेंट पॉवर्टी, राइजिंग जो इनइक्वालिटी है, इन सब पे आपको काम करना होगा, ये प्रॉब्लम पे काम करना होगा। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ आंसर हो जाता है डी। ना एक सही है ना दो, नाइदर वन नॉट टू। तो देख लेते हैं कि और भी पैसेज हैं, इसमें और भी पैसेजेस रह गए हैं जो मुझे नहीं लगता है कि आज कंप्लीट हो पाएंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा काफ़ी। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच। और मैंने इसको बहुत डिटेल से कवर किया है, तो आप इसे अच्छे से देखें और इसका इस्तेमाल करें और इसको अपने समझ में विकसित करें कि कैसे हमें फाइनल में प्रॉब्लम पैसेज के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच।